नमस्कार सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मूल्यांकन में आपने अब तक 2 वीडियो देख लिए थे और दूसरे वीडियो में अपनी चर्चा चल रही थी आकलन पर, क्योंकि उसमें अपन ने आकलन का अर्थ पढ़ लिया था। आकलन का अर्थ पढ़ने के बाद में आपने आकलन और मूल्यांकन में अंतर पढ़ लिया था। इसके पश्चात आपने मापन, मूल्यांकन और आकलन तीनों के अंदर अंतर पढ़ लिया था। इन तीनों बातों को पढ़ने के बाद में आज हम मूल्यांकन के ही इस भाग आकलन का जो आगे का तीसरा वीडियो है वो लेकर आए हैं, जिसमें अपन आकलन के बारे में 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पहला टॉपिक तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आकलन के प्रकार, कि ये आकलन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आकलन के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद में आकलन या मूल्यांकन के जो प्रतिमान है 4 वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं आकलन के प्रकार। तो देखिए असेसमेंट के मुख्य रूप से 3 टाइप माने जाते हैं। वैसे ज़्यादा प्रचलन में तो 2 ही हैं, लेकिन अपन 3 का उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि कुछ पुस्तकों में तीनों का उल्लेख किया हुआ है। सबसे पहले इनको अपन 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला देखिए, नंबर 1 पहला है निर्माणात्मक आकलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा अपन पढ़ेंगे, उसका नाम है योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक आकलन। वैसे मूल्यांकन और आकलन दोनों के प्रकारों में पढ़े जाते हैं। यहाँ अपन आकलन के रूप में जो 3 रूप है वो पढ़ रहे हैं। योगात्मक आकलन के लिए जो वर्ड आता है अंग्रेजी में उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट जी। और तीसरा है उसको अपन बोलते हैं निदानात्मक आकलन। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जी। दोबारा सुन लीजिए, आकलन के 3 टाइप हैं। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है समेटिव असेसमेंट और तीसरा है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब मुख्य रूप से ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, तो इसको अपन अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं निर्माणात्मक आकलन की। तो निर्माणात्मक आकलन क्या है? देखिए इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, इसको रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है, ध्यान रहे। निर्माणात्मक मूल्यांकन उस समय चलता है जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इसको छोटी छोटी अवधियों के बाद में अपनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण सत्र में लगातार चलता रहता है। ये संपूर्ण सत्र पर्यंत चलता है, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण सत्र पर्यंत चलता रहता है। इसका आयोजन छोटी छोटी अवधियों के बाद होता है। छोटी छोटी अवधियों के बाद होता है। छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीसी के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो 4 हैं। हर 2 महीने बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके बाद में फिर समेटिव असेसमेंट, लास्ट में उनका आयोजन करवाया जा रहा है। तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले 10वीं क्लास सीबीएसई में फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट, सेकंड, फिर समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट फोर्थ और उसके बाद में समेटिव असेसमेंट सेकंड। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण सत्र में सीबीएसई जो है उसने सीसी प्रणाली के तहत संपूर्ण सत्र को 6-6 महीने के 2 टर्म बना के और उनके अंदर डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद
फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे 1.5-2 महीने के बाद में जैसे पढ़ाया, उसके बाद में एक टेस्ट ले लिया, 10 नंबर का एक टेस्ट ले लिया, चलिए। इसके बाद में फिर 1.5 महीने पढ़ाया, इसका भी एक छोटा टेस्ट ले लिया, जो भी है 10 या 15 जो भी अंक है उसके हिसाब से। उसके बाद में यहाँ देखिए समेटिव असेसमेंट अब योगात्मक हो जाएगा। पहले तो फॉर्मेटिव था, ये तो छोटी छोटी अवधियों का परीक्षण था, और अब अपन शुरू से जहाँ से सत्र शुरू हुआ वहाँ से लेकर और यहाँ तक के 6 महीने की पूरी जो स्टडी हुई है उस सारे का मूल्यांकन कर लेंगे। तो इस प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट देखिए, छोटी छोटी अवधि 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य तो अंतिम रूप से उपलब्धि बताना है दोनों का, लेकिन अपन सब जानते हैं कि ये तो छोटी छोटी, पहला स्कूल में पहला टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है, उसके बाद में तीसरा टेस्ट होता है, बीच में अर्धवार्षिक परीक्षा, ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, ये वार्षिक परीक्षा है, ये पहला टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है, ये तीसरा टेस्ट है, क्योंकि यहाँ चौथा टेस्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो बीच में छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे निर्माणात्मक आकलन के ही तरीके हैं। ध्यान रखिएगा, निर्माणात्मक आकलन छोटी छोटी अवधियों के लिए आयोजित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य, तो ये ध्यान रखें, उद्देश्य के आधार पर, वैसे आपको बता दूं कि जो आकलन के प्रकार है मैं आपको उद्देश्य के आधार पर ही बता रहा हूं। निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए ही, कि बच्चे में कोई कमी रही है उसको सुधारा जा सके, इसके लिए ही इसका आयोजन किया जा सकता है। जैसे पहले टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो बच्चा सुधार करेगा, अगले में सुधारने की कोशिश करेगा, यानी उसको बार बार अपने को सुधारने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि छोटी छोटी 4 परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें उसको अपनी कमजोरियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, फीडबैक मिलेगा। तो निर्माणात्मक आकलन है संपूर्ण सत्र के दौरान छोटी छोटी अवधियों पर इसलिए आयोजित होता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सके और बच्चे की जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके बाद में अपनाते हैं दूसरे पे, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन जो है इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट क्या है, इसके लिए एक शब्द और आता है। जैसे निर्माणात्मक जो है, इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको बताया कि रचनात्मक आकलन भी कहते हैं इसको। देखिए, निर्माणात्मक जो आकलन है उसको रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है, निर्माणात्मक को। ठीक उसी प्रकार योगात्मक आकलन के लिए एक हिंदी में नाम और आता है जिसको अपन कहते हैं संकलनात्मक आकलन जी। तो ये कब होता है, तो मैंने आपको बताया कि सीसी में भी योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट, ये जो SA समेटिव असेसमेंट 2 है, पहले 6 महीने के बाद में और फिर अगला सेशन है उसके, अगला सेमेस्टर उसके एंड में। ध्यान रखिएगा, योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट का आयोजन तब होता है जब एक सत्र, एक सेमेस्टर या एक टर्म, ध्यान से सुन लीजिए, सत्र, सेमेस्टर या एक टर्म जब कंप्लीट हो जाता है, यानी ये पूर्ण हो जाता है ना, तो बच्चे की संपूर्ण सत्र के दौरान या संपूर्ण सेमेस्टर के दौरान जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सभी उपलब्धियों की समग्र जांच, कंप्लीट जांच करने के लिए जो आकलन किया जाता है उसी का नाम है योगात्मक आकलन। तो अपन ये कह सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, इसके अलावा प्रोजेक्ट है, कोई प्रदर्शन है, इस प्रकार की जो चीज़ें जो अंत में संपन्न करवाई जाए जिससे बच्चे की समग्र उपलब्धियों की जांच की जा सके, ऐसे आकलन को योगात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। अब आइए तीसरा है निदानात्मक आकलन जी। निदानात्मक आकलन, तो निदान का अर्थ मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले क्लास में कि निदान के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है डायग्नोस। निदान का सीधा सीधा मतलब क्या है? निदान आपको 3 बातों का जवाब देता है: बाधा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, कठिनाई या समस्या क्या है। बाधा को खोजना, क्यों है
इसका मतलब है कारणों का पता लगाना। तीसरी बात, कैसे दूर किया जा सकता है, अर्थात उपाय या निवारण खोजना, करना नहीं खोजना, क्योंकि निवारण किया तो जाएगा उपचारात्मक प्रक्रिया के दौरान। निदान में 3 बातें ध्यान रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा क्या है, क्यों है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब हमें किस में मिलता है, निदानात्मक आकलन में मिलता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि निदानात्मक आकलन वह आकलन का तरीका है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे के सामने कोई भी बाधा समस्या आती है, उस बाधा का पता लगाया जाता है, उस बाधा के कारणों को खोजा जाता है और उसके पश्चात उस कारणों की पहचान करके और उसके बाद में उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बात पर विचार किया जाता है। तो निदानात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करना, उनकी खोज करना और अंतिम रूप से उपचारात्मक शिक्षण करा के उनको व्यवहारिक रूप से दूर कर देना है। तो यहाँ 3 प्रकार की बात आ गई है। तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि निर्माणात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन, तो इनके लिए भी तरह तरह के टेस्ट आयोजित करवाए जा सकते हैं। योगात्मक के लिए मैंने आपको बता दिया कि अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा है, प्रोजेक्ट है, प्रदर्शन है, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, ये योगात्मक आकलन के साधन है। और इसके अलावा देखो, निर्माणात्मक आकलन जो है उसमें भी कई तरीके काम मिले, जैसे क्लास के अंदर प्रश्नोत्तर पूछना है, क्लास के अंदर प्रश्नोत्तर पूछना है, इसके अलावा बच्चे की वर्कशीट तैयार करना है या अवलोकन डायरी है उसको तैयार करना है। अवलोकन डायरी के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से सामूहिक कार्य देके, व्यक्तिगत कार्य देकर, ठीक है, ये सारे तरीके हैं जिनके द्वारा अपन निर्माणात्मक आकलन भी समय समय पर कर सकते हैं। इसमें अपन वाद विवाद करवा सकते हैं, चेकलिस्ट का आयोजन करवा सकते हैं, संचयी आलेख वगैरह उससे भी पता लगा सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये वो साधन है जिनके द्वारा अपन निर्माणात्मक आकलन कर सकते हैं। योगात्मक आप सब जानते हो, ये लास्ट में होता है, और निदानात्मक है किसी बाधा का पता लगाने के लिए। तो इस प्रकार से आकलन के 3 प्रकार हैं। इसी प्रकार मूल्यांकन के भी ये 3 प्रकार माने जाते हैं, निर्माणात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। तो उद्देश्य के दृष्टिकोण से अपन आकलन को इन 3 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। और सारांश रूप में एक बार फिर सुन लीजिए, मैं एक एक लाइन में इनका अर्थ बता देता हूं। निर्माणात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली कमजोरियों, बाधाओं को दूर करना एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है संपूर्ण सत्र या पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद में या सेशन या सेमेस्टर एंड होने के बाद में बच्चे की समग्र उपलब्धियों की समग्र जांच करने के लिए जो आकलन होता है उसको योगात्मक कहते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को कोई बाधा महसूस होती है, उस बाधाओं की खोज करके उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो आकलन किया जाता है उसका नाम है निदानात्मक आकलन। इसी के साथ में आकलन के प्रकार पूरे हुए और अपन अगली जो चीज है आकलन की, वो है आकलन के प्रतिमान, वो शुरू करते हैं। आगे देखिए, तो अब आकलन में ही अगली बात शुरू कर रहे हैं, आकलन के प्रतिमान। तो देखिए, आकलन के प्रतिमानों को अपन अधिगम के संदर्भ में अगर देखें, लर्निंग प्रोसेस के संदर्भ में अगर आकलन के पैटर्न देखें तो 4 प्रकार के पैटर्न चलते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला पैटर्न है नंबर 1, पहला है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। दूसरी बात है अधिगम का आकलन। तीसरी बात है, तीसरा जो पैटर्न है वो है अधिगम के रूप में आकलन। और चौथी बात है अधिगम
में आकलन। जी, तो देखिए 4 बातें हो गई हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे चारों बातें एक जैसी हैं, लेकिन देखिए किसी में के लिए, किसी में कार, किसी में के रूप में, किसी में मैं, यानी दोनों वर्ड के बीच में बस रिलेशनशिप है वो अलग अलग है। तो आकलन के 4 प्रतिमान हैं। पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन और चौथा है अधिगम में आकलन। इसको अपन अंग्रेजी के हिसाब से इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन अलग अलग लिख सकते हैं। वैसे देखिए, अधिगम के लिए आकलन का सीधा सीधा मतलब है असेसमेंट फॉर लर्निंग। जी, पहली बात, अधिगम के लिए आकलन को अंग्रेजी में कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरी बात है अधिगम का आकलन, तो इसमें लिखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तीसरी बात है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। और चौथी है अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। जी, 4 बात हो गई। तो देखिए, आकलन के प्रतिमान आपके सामने हैं। चारों प्रतिमान मैंने बता दिए हैं। अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अधिगम की परिस्थितियां क्या अधिगम के योग्य हैं क्या। अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि क्या अधिगम कराए जाने का ढंग ठीक है क्या, बच्चा ढंग से सीख रहा है क्या, कंडीशन क्या सीखने के अनुकूल हैं क्या। तो लर्निंग के लिए जो कंडीशन है उनको इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान देखो, वैसे अधिगम के लिए आकलन मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि निर्माणात्मक आकलन है एक तरह का। निर्माणात्मक आकलन के अंदर क्या होता है कि अध्यापक इस बात की जांच करता है कि बच्चा सही ढंग से सीख रहा है या नहीं। अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सीखने का ढंग है वो सही है या गलत, इसकी अगर अपन बीच बीच में जांच करते हैं तो इसको कहते हैं अधिगम के लिए आकलन। यानी ये आकलन अधिगम की परिस्थितियों को तय करता है और ये बताता है कि अधिगम परिस्थितियां उस अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल है या नहीं। तो निर्माणात्मक प्रक्रिया के दौरान आप सब जानते ही हो कि ये शिक्षण के दौरान चलती है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही ये प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब चलती है तो उस दौरान अधिगम का आकलन भी होता रहता है। बीच बीच में ये देखा जाता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसकी कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। इस प्रकार की जब अपन बात करते हैं तो इसको अपन कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि सीखने का ढंग सही है या नहीं, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, इसकी जांच करना अधिगम के लिए आकलन है। एक बात कंप्लीट हुई, अब अपन दूसरी बात देखते हैं। प्रतिमान देखिए, दूसरा प्रतिमान है अधिगम का आकलन। वो तो अधिगम के लिए था यानी फॉर, और यह है ऑफ। अधिगम का आकलन करना है यानी कि बच्चे ने जो सीखा है, अर्थात
क्या सीखा और कितना सीखा, इसकी समग्र जांच करना ही अधिगम का आकलन है। जिस प्रकार अधिगम के लिए आकलन निर्माणात्मक आकलन है, ठीक उसी प्रकार अधिगम का आकलन एक योगात्मक यानी समेटिव असेसमेंट है। ये योगात्मक आकलन है। ये योगात्मक आकलन इसलिए है क्योंकि अपन सब जानते हैं कि पूरा सत्र या सेमेस्टर या पाठ्यक्रम जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में अपन ये जांच करते हैं कि विद्यार्थी ने सीखा या नहीं सीखा। वहां तो सीखने का ढंग जांच किया जा रहा था कि ढंग सही है या नहीं, परिस्थिति सही है या नहीं, और यहां कितना सीखा और क्या सीखा इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा है। कितना सीखा और क्या सीखा अधिगम का आकलन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि सत्र जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद में बच्चे का एक योगात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके माध्यम से इस बात का पता लगाया जाता है कि अधिगम पूर्ण होने के बाद बच्चे ने क्या और कितना सीखा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये निर्माणात्मक आकलन है, इसमें ग्रेड और अंक देने कोई जरूरी नहीं है। लेकिन योगात्मक आकलन में अपन सब जानते हैं ये अंत में होता है, इसलिए इसमें अंक, प्राप्तांक, प्रतिशत, इसके अलावा ग्रेड, श्रेणी इत्यादि निर्धारित की जाती है। इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि योगात्मक आकलन में हमेशा अंत में अंक तालिकाएं प्रदान की जाती हैं जिससे बच्चे की श्रेणी और उसकी ग्रेडिंग का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से आपने दो बात पढ़ ली है, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तीसरी बात देखते हैं, अब तीसरी बात पर आते हैं। तो तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब था कि सीखने का ढंग सही है या नहीं इसका पता लगाना। इसका अर्थ है कि क्या सीखा और कितना सीखा, यानी अधिगम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ है उसकी जानकारी लेना। और अब है अधिगम के रूप में आकलन। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? तो सुनिए, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अधिगम करता, ध्यान से सुनिएगा, अधिगम करता जब स्वयं सीखने की जांच करता है तो ऐसे आकलन को अपन अधिगम के रूप में आकलन कहेंगे। यानी असेसमेंट हो रहा है लेकिन एज ए लर्निंग, ध्यान से सुनेगा, अधिगम के रूप में, यानी जो सीखने वाला है, जिसने सीखा है। या वैसे मैं बता दूं आपको कि यह भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, लेकिन योगात्मक ये अधिगम का आकलन है ना, ये प्रक्रिया के दौरान नहीं चलता है। ये पूरा सेशन या पूरा अधिगम प्रोसेस जब पूरा हो जाता है उसके बाद में होता है। जबकि अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन का सीधा सीधा मतलब यह है कि सीखने वाले द्वारा स्वयं अपनी जांच करना, स्वयं अपनी जांच करना कि उसने कितना सीखा, स्वयं जांच करता है। कई बार आप देखते हो जब आप तैयारी कर लेते हो तो तैयारी करने के बाद में अपने दोस्त से कहते हो कि लेते तू मेरे को इसमें से प्रश्न पूछ, या फिर अपने परिवार माता पिता को कहते हो कि आप, मैंने अच्छी तरह से याद कर लिया है, मैंने सीख लिया अच्छी तरह से इसको, अब आप मेरे अच्छी तरह लर्न हो गया है, अब आप मेरे से प्रश्न पूछिए। कई बार जब आपकी माता जी मान लीजिए कोई पकवान बनाती है, जैसे पकोड़े बनाए, तो पकोड़े बनाए तो कई बार क्या होता है कि पकोड़े वो ठीक ढंग से बने कि नहीं बने, इसकी जांच करने के लिए पकोड़ों का एक बार थोड़ा सा क्या बनाकर, और उनमें से कुछ पकौड़ियाँ आपको देती है कई बार, और ये कहते हैं कि एक बार इसका टेस्ट करके बता कि ये कैसी है। तो इसका मतलब आपकी माता है वो अपनी जो कार्य प्रणाली है उसकी जांच कर रही है कि वो चीज़ सही ढंग से, यानी अपनी स्वयं जांच कर रही है। अब वो ये भी कर सकती है, माता है वो पकोड़े आपको देने की बजाय खुद भी टेस्ट कर सकती है कि वाकई में नमक मिर्च वगैरह ठीक है या नहीं। तो यहाँ ध्यान रहे, अधिगम के रूप में आकलन का मतलब यह है कि जब लर्नर स्वयं अपना टेस्ट
खुद के द्वारा या अन्यों के द्वारा अपनी जांच करवाता है कि अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को, ऐसे प्रतिमान को हम अधिगम के रूप में आकलन यानी असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे। इसके बाद में चौथी बात, देखो चौथी बात का सीधा सीधा एकदम सरल सा अर्थ है अधिगम में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। ये भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही होता है। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है और इस दौरान जो सिखाने वाला है, सिखाने वाला जब सीखने वाले से बीच बीच में प्रश्न इत्यादि पूछकर ये जांच करता है कि सामने वाला सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो इसको अपन कहते हैं अधिगम में आकलन। अब एक बार चारों बातें वापस समझ लीजिए। अंग्रेजी में चारों, पहले में फॉर है, दूसरे में ऑफ है, तीसरे में एज है और चौथे में इन है। तो इनसे अपन इनकी पहचान कर सकते हैं। इंग्लिश वर्ड की, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहली बात है अधिगम के लिए आकलन का सीधा सीधा मतलब है, इसमें इस बात का आकलन किया जाता है कि बच्चा ठीक ढंग से सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसके ठीक सीखने का ढंग सही है क्या, विधि सही काम में ली गई है क्या, परिस्थिति या वातावरण सीखने के अनुकूल है क्या, इस चीज का आकलन किया जाता है। दूसरी बात, अधिगम का आकलन, अधिगम का मतलब है कि बच्चे ने जो सीखा है उसकी समग्र जांच करना। ये एक योगात्मक आकलन है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि बच्चे ने जो कितना सीखा है और क्या सीखा है। अधिगम के रूप में आकलन का मतलब है कि इसमें अधिगम करता स्वयं अपनी जांच करता है कि मैंने कितना सीखा। तो इसके लिए वो दूसरों का सहारा ले सकता है या स्वयं भी जांच कर सकता है। ये असेसमेंट एज ए लर्निंग है। और लास्ट में जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान, अधिगम चलते चलते ही बीच बीच में पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही एक दो प्रश्न पुट कर लिए जाते हैं या वाद विवाद कर लिया जाता है, तो ये अधिगम के अंदर यानी असेसमेंट इन लर्निंग है। इस प्रकार से आकलन के ये 4 प्रतिमान हैं। इसके अलावा आपने आकलन के 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। प्रकारों में से निश्चित रूप से प्रश्न आता है और आजकल ये प्रश्न भी आने का प्रचलन हो गया है। ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी है और जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। अब निश्चित रूप से आपके दिमाग में तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए, मूल्यांकन, मापन और आकलन। मैंने आपको तीनों बातें अच्छी तरह से सरलतम तरीके से समझाने की कोशिश करी है। निश्चित रूप से आपके समझ में आई होंगी। अगर मान लीजिए कोई बात समझ में नहीं आई तो आप 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा देख लें और बीच बीच में आप जो भी अन्य वीडियो बने हैं उनको भी देखते रहें। पीछे के वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आगे की मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पढ़ाते समय ये भी बार बार जिक्र करते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने ये पढ़ा, तो आप क्रमबद्ध ढंग से इनको सबको देखते जाइए। और अपने इन तीनों की जो कंसेप्ट है वो लगभग पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं, तकनीक हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अभी आदर्श मूल्यांकन या श्रेष्ठ परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वो भी बची हुई हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग।